नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के आज के अंक में। जैसा कि पेड़ पौधे, ये हरियाली हमारी आंखों को कितना सुकून देती है। ये हरे भरे पेड़ पौधे हमारी आंखों को सुकून देते ही हैं, साथ ही हमें ऑक्सीजन, फल फूल, छाया और कितनी सारी औषधियाँ भी देते हैं और हमारे प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखते हैं। लेकिन औद्योगिकीकरण के चलते, आज वनों की अंधाधुंध कटाई होने के चलते आज वनों का कहीं ना कहीं विनाश हो रहा है, जिससे हमारा प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। तो ऐसे में अगर हमारे किसान भाई आगे आएँ और अपनी फसल के साथ साथ अपने खेतों की मेड़ पर कुछ ऐसे बहुउद्देश्य महत्व वाले पेड़ों को उगाएं, जो कि एक वैज्ञानिक और सुनियोजित तरीके से लगाए गए हों, जिनसे उन्हें तो लाभ मिले ही, साथ ही साथ हमारे प्राकृतिक वातावरण को भी जो है सुधार हो। तो अगर हम इस तरह के कार्य करेंगे तो किसान भाइयों को तो लाभ होगा ही और हमारा प्राकृतिक वातावरण भी सुधरेगा। तो जी हाँ किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है कृषि वानिकी, महत्व व इसकी उपयोगिता। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रभात तिवारी जी, वैज्ञानिक कृषि वानिकी, और साथ ही हमारे साथ एक सफल कृषक भी मौजूद हैं, आकाश चौरसिया जी, सागर से। इन्हें कृषि संबंधी राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हैं। तो आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमारा विषय है कृषि वानिकी, तो डॉक्टर साहब से हमारा पहला प्रश्न यही है कि कृषि वानिकी क्या होता है व इसके क्या क्या महत्व हैं। जी, सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि प्रश्न किया गया है कृषि वानिकी, कृषि वानिकी नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कृषि और वानिकी दोनों को हम समेकित करते हैं। अगर हम वृक्षों की बात करें तो वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ साथ जब हम वृक्षों के साथ साथ या तो अपनी पारंपरिक फसलें, या तो चारा, या तो औषधि पौधे, या किसी भी प्रकार के अन्य फार्मिंग तत्वों को हम जब पेड़ों के साथ सम्मिश्रण कर देते हैं तो उसे कृषि वानिकी नाम ऐसा करके दिया जाता है। अगर इसके महत्व की बात करें तो कृषि वानिकी के किसानों को अनेक फायदे हो सकते हैं। जहां एक ओर कृषि वानिकी किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया साबित हो सकती है, वहीं दूसरी ओर यह सतत विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक होती है। अर्थात इससे मृदा का सुधार भी संभव है, साथ ही साथ यह वातावरण में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है, प्रदूषण को कम करता है, वर्षा कराने में सहायक होता है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसे जटिल समस्याओं के समाधान हेतु भी कृषि वानिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कृषि वानिकी क्या होता है। सर, इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि कृषि वानिकी जो है उसे किस तरह की भूमि पर जो है हम उगा सकते हैं। जी, कृषि वानिकी लगाने के लिए ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः किसानों के पास 3 तरह की जमीन होती है। पहला, जहां पर उसका आवास है या जहां किसान रहता है उसके आसपास का कई सारा क्षेत्र है जो कि खाली रहता है। दूसरा स्थान वो होता है जहां किसान मुख्य रूप से अपनी खेती बाड़ी को सुनिश्चित करता है, यानी उसकी उपजाऊ क्षेत्र वाला भूभाग। तीसरा, उसके पूरे फार्मिंग में कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा रहता है जिसे वह कम उपजाऊ या कहें पथरीला या बंजर श्रेणी में रखता है। इन तीनों जगहों पर कृषि वानिकी को किया जा सकता है। सर्वप्रथम तो जहां पर भी जगह मिले वहां वृक्ष लगाना ही चाहिए। साथ ही साथ जिसे हम बंजर भूमि या कम उपजाऊ का क्षेत्र कह सकते हैं, उस क्षेत्र में कृषि वानिकी की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही साथ किसान अगर उपजाऊ भूमि की बात करे तो उसके भूमि के चारों ओर जो मेड़ होती है उस मेड़ को वृक्षों द्वारा और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। जहां एक ओर वृक्ष न केवल उस मेड़ में रहेंगे बल्कि उसकी आमदनी का जरिया भी प्राप्त करा सकेंगे, वहीं उपजाऊ क्षेत्र में भी जहां वह कृषि योग्य भूमि के रूप में प्रयोग लेता है वहां पर भी अगर अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से वह कृषि वानिकी करे तो निश्चित रूप से इससे बहुत सारे फायदे किसानों को प्राप्त हो सकते हैं। जी, सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि अगर हम बंजर भूमि में भी इसे करें तो कृषि वानिकी हमें काफ़ी जो है लाभ पहुंचा सकता है। तो सर, इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि हमें कृषि वानिकी जो है
करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व हमें किस प्रकार की फसलें और किस प्रकार के वृक्षों का चुनाव करना चाहिए? जी, कृषि वानिकी अपनाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें किस प्रकार के वृक्षों एवं किस प्रकार के फसलों का चयन करना चाहिए। जी। सामान्यतः यह देखा गया है कि किसान भाइयों की यह समस्या होती है कि वह वृक्ष लगाना तो चाहता है, पर वृक्ष से उसे तुरंत आय प्राप्त नहीं होती। उसके लिए उसे कई लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर किसानों की यह भी धारणा होती है कि वृक्ष के साथ अगर हम फसल लेंगे तो सूर्य का प्रकाश अवरोध हो जाएगा, और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध होने से उसके फसल की पैदावार में भी कमी होगी। तो हमें जब कभी भी कृषि वानिकी अपनाना है तो इन बातों का जरूर ध्यान देना है। सर्वप्रथम तो हम यह सावधानी या कहें कि ऐसे वृक्ष चयन करें कि जो कि कम आयु के वृक्ष हों। आजकल कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनकी की उम्र 3 साल, 4 साल या 5 साल में ही वह किसानों को आय देने वाला वृक्ष बन सकता है। कई सारे ऐसे औद्योगिक महत्व के वृक्ष हैं जिनका कि उद्योगों में भारी डिमांड होने के कारण किसान भाई उन वृक्षों का चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम कृषि वानिकी अपनाते हैं तो यह बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि पेड़ों से पेड़ों के बीच की दूरी पर्याप्त हो, अर्थात 5 से 6 मीटर या कई बार हम 7 मीटर की दूरी भी रख सकते हैं। इससे एक फायदा तो ये होगा कि सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा अवरुद्ध नहीं होगा। दूसरी ओर हमारे कृषि योग्य यंत्रों को भी उस खेतों में गुजरने में सुविधा रहेगी। साथ ही साथ जब वृक्ष हमारे छोटे हैं तब किसान भाई कोई सारी भी अपनी पारंपरिक फसल ले सकते हैं, लेकिन जब वृक्ष बड़ा होने लगे तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वृक्षों की नियमित रूप से कटाई और छटाई हम सुनिश्चित करें। उससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो वह होगा कि वह वृक्षों के क्रमिक विकास में भी सहयोगी होगा, साथ ही साथ वह सूर्य के प्रकाश को अवरोध भी नहीं करेगा। और तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि जब वृक्ष हमारे बड़े हो जाएं तो हमें फसलों का भी विशेष ध्यान देना होता है कि कई बार जब वृक्ष बड़े हो गए तो नियमित रूप से छाया तो बन ही जाती है, तो उस समय हमें अपने फसलों के चयन का क्रम परिवर्तित कर देना चाहिए। अर्थात ऐसी फसलें लें जो कि छाया में अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, जैसे कि हल्दी, अदरक, ऐसे कई सारी फसलें हैं जिनको कि अगर हम छाया में लगाएं तो उनकी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार के फसलों का चयन यदि हम कृषि वानिकी में सुनियोजित तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को यह बेहतर की ओर ले जाएगा। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर हम पेड़ों की कम आयु के पेड़ों का चुनाव करते हैं तो जो है हमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है और हमें अच्छी आमदनी भी हो सकती है। और इसी के साथ हमारे साथ आज जो सफल कृषक मौजूद हैं, आकाश जी। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप मल्टी लेयर फार्मिंग के क्षेत्र में आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो मल्टी लेयर फार्मिंग जो है वो होती क्या है और इसकी शुरुआत आपने कब से की? मल्टी लेयर फार्मिंग को समझने के लिए बहुत कम शब्दों में अगर हम प्रयोग करें तो जैसे हम शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखते हैं, एक के ऊपर एक लोग घर बना के रहते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग में आइडिया आया जब मैं खेती में एंटर हुआ। बहुत थोड़ी ज़मीन से हमने खेती की शुरुआत की और 3 बातें हैं जिनको जोड़कर मल्टी लेयर फार्मिंग बनाई गई। सो पहली बात यह है कि हमारे पास खुद की अपनी कम ज़मीन थी, तो कम ज़मीन पर कैसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं ये हमारे दिमाग में हमेशा से चलता रहता था। और दूसरा, जब हम शहर आते थे तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बना देखते थे तो हमें दिमाग में आया कि जब कम ज़मीन पड़ने पर एक के ऊपर एक लोग घर बना के रह सकते हैं तो ज़मीन कम होने पे क्या एक के ऊपर एक फसल नहीं उगाई जा सकती है। तीसरा जो है ना, हमने अपने बचपन से ही अपनी पान की पैतृक फार्मिंग देखी है जिसमें हमने काम भी किया है और उसके बहुत सारे आइडियाज़ को भी हमने देखा है। तो ये तीनों चीज़ों को, तीनों बातों को मिला के, कुछ पान के अपने पैतृक फार्मिंग के आइडिया को, इधर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के आइडिया को और कम ज़मीन में कैसे ज़्यादा फसलें लें, इस बात को तीनों को क्लब करके इस मॉडल को हमने तैयार किया। 2009 से लगातार इस पे हमने काम करना चालू किया और फाइनली 2014 में इस मॉडल को इन्वेंट किया और मल्टी लेयर फार्मिंग इसका नाम दिया। और इसमें एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 या 5 फसलें सेम टाइम में
सेम स्पेस में, सेम ज़मीन में उगाई जा सकती हैं। और इसको लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना कई तरह के लाभ किसानों को होते हैं। जैसे कि पहले पानी की बचत होती है, 70 से 80% तक इसमें पानी बचाया जा सकता है। कीटों का जो प्रकोप फसलों पर होता है अक्सर, तो जब हम एक साथ 4 फसलें लगाते हैं तो 4 फसलों के साथ में क्या होता है कि अलग अलग विविधता की फसलें होती हैं और वो एक दूसरे को मदद करती हैं, तो उससे कीटों का प्रकोप भी काफ़ी कम होता है। साथ में जो है ना खरपतवार की जो मात्रा हमारे खेतों में ज़्यादा उगती है, किसान भाई खेत में फसल लगाते हैं और फिर 60 से 70% घास उगती है, तो हम इसमें क्रॉप डेंसिटी बढ़ाते हैं। जब एक ज़मीन पर 4 फसलें एक साथ में लगाएंगे तो अलग अलग कैटेगरी की इसमें हम फसलें लगाते हैं। 4 फसलें मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं? जी, इसमें हमने 4 अलग अलग फ्लोर बनाए हैं। जैसे हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो हमने कंद वर्गीय फसलों को रखा है, जिसमें अदरक है, हल्दी है, अरबी है, कचूर है, इस तरह की फसलें आती हैं। फिर फर्स्ट फ्लोर हमारा जो है ना वो ज़मीन का सरफेस होता है, जिसमें हम पत्ती वाली सब्जियां लगाते हैं, जैसे कि मेथी है, पालक है, चौलाई है। ये ग्रीन मल्चिंग का काम करती हैं और जब मल्चिंग की तरह जब ये पत्ती वाली सब्जियां ज़मीन पर फैलती हैं तो ये पानी के एवापोरेशन को भी रोकती हैं और साथ में जो है ना ये खरपतवारों को उगने से भी रोकती हैं। और साथ में इन फसलों को जब हम जड़ समेत निकालते हैं तो मिट्टी में बार बार पोरोसिटी भी डेवलप होती है, जिससे ज़मीन की जलधारण क्षमता और मिट्टी का एरिएशन इससे बढ़ता है। तो ऐसे करके ये दूसरी फसल। तीसरा, सेकंड लेयर पर हम जो है ना ज़मीन के कुछ हाइट पर एक ढांचा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं बैम्बू और घास को मिला के, और एक जाल बनाते हैं और उस जाले पर हम एक क्रीपर्स को लगाते हैं, लता वाली फसलों को लगाते हैं। तो ऐसी लता वाली फसलों का चुनाव करते हैं जो कि कम पत्ती की हो या छोटी पत्तियां जिनकी हों, ताकि सनलाइट जो है ना बहुत ज़्यादा ना रुके, ताकि नीचे वाली फसलों को बराबर मात्रा में धूप मिल सके। तो ऐसे एक सेकंड फ्लोर पर हमारी क्रीपर्स की फसल होती है, लता वाली फसल होती है। फिर हमने एक थर्ड फ्लोर बनाया जिसमें हम एक फ्रूट्स वाली फसल को लेते हैं, फल वाली फसल को। तो जैसे कि आप पपीता इसमें लगा सकते हैं, सहजन लगा सकते हैं, चीकू वगैरह लगा सकते हैं, या और भी फसल हैं जो फल के रूप में होती हैं, उन फसलों को हम थर्ड फ्लोर में यानी कि टॉप फ्लोर में लेते हैं। फिर एक अगर हम 5वें लेयर की बात करें तो ज़मीन और हमारे ढांचे के बीच में जो स्पेस बचता है, हम उसमें तार लगा के जो है ना एक और फसल हम लता वाली का समायोजन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो तकनीक है पूरा सैद्धांतिक पक्ष पर आधारित है, वैज्ञानिक पक्ष पर आधारित है, और इसके वैज्ञानिक 2 पक्ष हैं। पहला तो ढांचा, कि जैसे एक ज़मीन पर अगर हमें 4 लोगों को रहने की व्यवस्था करनी है और सबको 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए और कुल 1000 स्क्वायर फीट ही ज़मीन है, तो 4 भागों में हम कैसे बांटेंगे? तो उसके लिए हम एक ढांचा बनाते हैं, एक बिल्डिंग का रूप देते हैं। तो सेम उसी तरीके से जब हम एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 फसलें लगाते हैं तो उसमें हमें एक ढांचे की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम एक फसल को अलग जगह पर अलग फ्लोर पर उगा पाएँ, एक फसल को अलग जगह पर अलग फ्लोर पर उगा पाएँ। तो ऐसे करके हम एक ढांचा बनाते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा जो इसका मूल सिद्धांत है वो है कॉम्बिनेशन, कि आप कौन सी 4 फसलों को एक साथ में लगाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी की एक साथ में 4 फसलों को एक जगह पर नहीं लगा सकते। इसके लिए लंबा रिसर्च हमने इसमें किया, लगातार हमको 15 साल हो गए इस फील्ड में लगातार शोध करते करते, और इसमें हमने करीब 4700 फसलों पर अलग अलग प्रयोग किए, कॉम्बिनेशन बना के। कोई को 4 को एक साथ उगा के देखा, कोई को 5 एक साथ उगा के देखा, कोई को 3 एक साथ उगा के देखा। ऐसे करके इन 15 सालों में 370 कॉम्बिनेशन सफल रूप से हमारे सामने आ पाए, जिनको लगा के एक साथ 4 फसलों को लगा के आप फसलें अच्छे से उगा सकते हैं और कम ज़मीन में 4 गुना उपज के साथ में मिट्टी पर्यावरण के साथ में संतुलन बना के आप लागत को भी कम कर सकते हैं। तो सर मतलब हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि कोई फसल आपस में प्रतिस्पर्धा ना करे। जी बिल्कुल, सबको सनलाइट बराबर मिलना चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सबको पानी मिलना चाहिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से, और सबकी जो ग्रोथ है बेसिकली जब वो ग्रोथ करते हैं तो सबको फैलने का जो स्पेस है वो भी अलग अलग होना चाहिए।
एक दूसरे में अगर क्लब होगा, जैसे सबकी रूट जोन एक जैसी नहीं होना चाहिए, अगर रूट जोन एक जैसी हुई तो फिर सबको वहीं पर ग्रो करनी है सारी जड़ों को, तो फिर ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। सबको सनलाइट की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम हुई तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना पड़ता है और ये प्रयोग के दौरान ही आपको पता चलता है। तो इस पे किसान भाइयों की सुविधा के लिए हमने एक लिस्ट बनाया है जिसमें 370 जो अलग अलग फसलों के कॉम्बिनेशन है, किसके साथ कौन सी फसल लगाई जा सकती है और किस समय में लगाई जा सकती है, ये लिस्ट के मुताबिक हम किसानों को देते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी मल्टीलेयर फार्मिंग पर, सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप इसका बेशक लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे कृषि वानिकी और मल्टीलेयर फार्मिंग। तो आइए जानते हैं इस विषय पर डॉक्टर साहब के क्या विचार हैं। इसी के साथ हमारा प्रश्न अब डॉक्टर साहब से है कि डॉक्टर साहब, कृषि वानिकी से हम कौन कौन से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं व इसके लिए हमें किस प्रकार की जो है भूमि का चयन करना चाहिए और मृदा पर इस पर खास तौर से क्या प्रभाव पड़ता है? जी, जैसा कि कृषि वानिकी के उत्पादों की आपने बात की, तो कृषि वानिकी से कई तरह के उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि वृक्षों से हमको कई सारे उत्पाद, जैसे कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनसे कि गम और रेजिन प्राप्त किया जा सकता है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जैसे कि हमने देखा है कि तेंदू का वृक्ष, उससे उसकी पत्तियों से बीड़ियाँ बनती हैं। तो आज बीड़ी उद्योग भी बहुतायत में हमारे देश में लग रहा है। साथ ही साथ जो हमारे वृक्ष हैं उससे जो है उनकी लकड़ियों से खेल के बहुत सारे उपकरण बनते हैं। साथ ही साथ प्लाईवुड उद्योग एक बहुत तेजी से वृद्धि करने वाला उद्योग आज देश में बन रहा है, क्योंकि प्लाई का प्रयोग बहुतायत में बढ़ चुका है। तो प्लाईवुड उद्योग, साथ ही साथ पेपर उद्योग बहुत ज़्यादा आजकल विकास कर रहा है। तो इस तरीके से कई सारे उत्पाद, जिसे कि हम वन उत्पाद कहते हैं, वह वृक्षों से प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ पेड़ों की पत्तियां चारा के रूप में प्रयोग होती है। तो वृक्ष का लगभग पूरा भाग जो है वह उपयोगी होता है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था कि मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वृक्ष का मिट्टी पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि वृक्ष दो तरीके से काम करता है जब वह किसी भूमि पर लगता है, और मुख्य रूप से कृषि वानिकी पर लगता है। एक इसकी दो अप्रोच होती है। पहली अप्रोच होती है जिसे हम कवर अप्रोच कहते हैं, और दूसरी अप्रोच होती है जिसे हम बैरियर अप्रोच कहते हैं। कवर अप्रोच का मुख्य रूप से जो मूल तत्व इसका ये है कि जब हम ऐसी भूमि जिसमें कि वृक्ष लगे हैं, अगर वृक्ष लगेंगे तो क्या होगा कि मुख्यतः जो वृक्ष होते हैं वो पर्णपाती वृक्ष होते हैं, अर्थात वह साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो जब पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं तो गिरने से क्या होगा कि वह जमीन के पूरे आवरण को ढक लेती हैं। इसे कहते हैं कवर करना। और जब भूमि कवर हो जाएगी हमारी, तो जैसा कि जल का वाष्पीकरण की गति भी कम हो जाएगी, साथ ही साथ पेड़ों की पत्तियां जब गिर कर सड़ेंगी तो वो कार्बनिक तत्व को मिट्टी में बढ़ा देंगी, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ
पेड़ों की जो जड़ें हैं वह बहुत गहरी जाती हैं। बहुत गहरी जाने से वो मिट्टी के हार्ड पैन को तोड़ देती हैं, और जो हमने जल दिया या जो हमने उर्वरक दिया जो मिट्टी के निचले आवरण तक चला गया, पर वृक्षों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो नीचे गए जल और खनिज तत्व को भी न्यूट्रेंट पंपिंग या वाटर पंपिंग के थ्रू अपने जड़ों के माध्यम से ऊपरी सतह पर ला देती हैं, जिसका कि उपयोग भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम वेस्टेज को भी रोकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण अप्रोच होता है जिसे हम बैरियर अप्रोच कहते हैं। बैरियर अप्रोच का मतलब यह है कि वृक्ष लगने से मिट्टी का स्थायित्व में बढ़ोतरी होती है, जिससे कि मृदा अपरदन जैसी समस्याओं से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। तो इस प्रकार से वृक्ष मिट्टी पर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। इसी के साथ हमारा आकाश जी से प्रश्न है कि आकाश जी, मल्टीलेयर फार्मिंग किस तरह से किसानों की आय को बढ़ाकर कम लागत में अधिक उत्पादन जो है वो दे सकता है? जी, देखिए मल्टीलेयर का जैसे मीनिंग मैंने बताया कि एक साथ एक ही ज़मीन पर हम 4 फसलों को उगाते हैं, तो इसी के साथ जो है ना ये बातचीत में स्पष्ट होता है कि जब एक साथ एक ज़मीन पे आप 4-5 फसलें उगा रहे हैं तो आपकी ज़मीन 3 गुना कम हो गई जब आप 4 फसलें उगा रहे हैं, क्योंकि एक फसल को उगाने के लिए अगर आपको 1 एकड़ ज़मीन चाहिए और आप 4 फसलें उगा रहे हैं तो 4 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो आपकी 3 एकड़ ज़मीन की इसमें बचत हो गया। और उसी के साथ साथ उसमें लगने वाले सारे जो इनपुट कॉस्ट है उसकी भी कटिंग हो गया, क्योंकि आप जब 3 एकड़ ज़मीन को जोतेंगे तो जुताई का भी खर्चा लगेगा, फिर उसमें फसल लगाएंगे तो बीज का तो खर्चा लगना ही लगना है, फिर उसमें पानी का भी खर्चा लगेगा, फिर उसमें लेबर और मेंटेनेंस का भी खर्चा लगेगा, और बहुत सारे और प्रबंधन में खर्चे लगने वाले हैं। तो ये सारे खर्चे जो है ना एक साथ में क्लब हो जाते हैं, तो लागत आपकी इस रूप में काफ़ी कम हो जाती है। सर, तो जैसे कि सीमांत कृषक की हम बात करते हैं, तो सीमांत कृषक जिनके पास कम भूमि होती है तो वो इस कार्य को किस तरह से कर सकते हैं? जी, ये मॉडल जो है ना बेसिकली छोटे किसानों के लिए ही है, क्योंकि इस मॉडल के अंदर जो भी चीज़ें लगने वाली हैं, तो ये जो पूरी तकनीक है ना सस्टेनेबिलिटी, बायोडिस्पोजेबिलिटी और वायबिलिटी के सिद्धांत को पूरा करती है। तो इसमें जो लोकली जो साधन होते हैं जैसे बांस, बल्ली, लकड़ी, घास फूस इत्यादि वगैरह, ये किसान के खेतों पर, मेड़ों पर होने वाली चीज़ें हैं, और इनका ही उपयोग करके वो इस मॉडल को बना सकता है और 4 फसलें अपनी एक साथ एक ज़मीन में उगा सकता है। तो सीमांत किसानों के लिए, जो बहुत थोड़ी ज़मीन का रकबा रखने वाले किसान हैं, वो अपनी आजीविका थोड़ी ज़मीन में 4 फसलें उगा के अपनी आजीविका भी बढ़ा सकते हैं और मिट्टी में भी सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर साहब, आप युवा किसानों को अब मतलब क्या टिप्स देना चाहेंगे कृषि वानिकी से संबंधित? देखिए, अगर देश के सतत विकास के लिए कोई ऐसी पद्धति है जो कि किसानों की आजीविका में भी बढ़ोतरी करती है, साथ ही साथ पर्यावरण में सुधार ला सकती है, तो कृषि वानिकी एक महत्वपूर्ण जरिया हो सकता है। अंत में जैसा आपने कहा कि हमको संदेश देना है, तो हमारी संस्कृति में शुरू से ही संदेश दिया है कि 10 कूप समावापी, 10 वापी समोहद, 10 हद सम पुत्रो, 10 पुत्रो समातरो, अर्थात 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष होता है। तो हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाकर अपने पर्यावरण को बचाएं, और अगर इसे खेती बाड़ी में शामिल कर लें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी, बहुत अच्छा संदेश दिया सर आपने। इसी के साथ आकाश जी, आपसे भी जाते जाते हम युवा किसानों को एक संदेश जो है चाहेंगे। जी, मैं युवाओं के लिए और पूरे देश के किसानों के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि लोग जो है ना खेती में, और ख़ासकर जो है ना प्राकृतिक जैविक खेती में अपना भविष्य तलाशें, क्योंकि खान पान के कारण पिछले 70 सालों में जो मानवता को क्षति हुई है वो हमें अस्पतालों के रूप में और मेडिकल स्टोरों के रूप में हमें दिख रही है, और हमारी बिगड़ती सेहत और घटती उम्र के रूप में भी हमें दिख रही है। तो हमें ज़रूरी है कि हम उन उपायों पर जाएं जिन उपायों से हमारी सेहत में लाभ हो और साथ ही साथ हमारी आजीविका में भी अच्छा फ़ायदा हो। तो हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि वो अपना भविष्य जो है ना खेती में ढूंढें, और समाज को जहर मुक्त अन्न खिला के, अच्छा अन्न खिला के 2 पैसे की अच्छी आमदनी और अपना करियर भी बनाएं, और साथ में जो है ना विष मुक्त अन्न खिला के समाज को और पूरे भारत को रोग मुक्त करें। जी, डॉक्टर प्रभात तिवारी जी, आप कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और आपने कृषि वानिकी पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश चौरसिया जी, आप भी कार्यक्रम में आए और आपने मल्टीलेयर फार्मिंग पर हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।
आशा करते हैं कि आपने हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो जानकारियाँ दी हैं आपको कृषि वानिकी और मल्टी लेयर फार्मिंग, इन दोनों ही विषय पर आपको जो जानकारियाँ दी गई हैं आप उसका लाभ लें और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।